आज हम बात करने वाले हैं शुष्क सेल के बारे में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझिए कि शुष्क सेल वास्तव में होता क्या है। जैसे कि आप जानते हैं, ये एक प्रकार की प्राथमिक बैटरी का एक एग्जाम्पल है। तो जो आपकी शुष्क सेल होती है वो क्या होती है, आपकी प्राथमिक बैटरी होती है। साथ ही साथ और एक बात है कि जो आपका शुष्क सेल है ना, वो क्या है, विद्युत रासायनिक सेल है। कौन सा सेल है, जो आपका शुष्क सेल है वो कौन सा सेल है, विद्युत रासायनिक सेल है। विद्युत रासायनिक सेल का मतलब क्या होता है, जो कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो शुष्क सेल में भी हम यही करेंगे। हम क्या करेंगे, कुछ रासायनिक अभिक्रिया होगी जिससे कि विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो पहली बात क्या हो गई कि प्राथमिक बैटरी है जिसे हम एक बार यूज में लाने के पश्चात पुनः यूज में नहीं ला सकते। और दूसरी बात क्या होगी कि एक प्रकार से विद्युत रासायनिक सेल है। उसके बाद जो तीसरी बात है जिसे आपको नोट डाउन करना है वो ये है कि इसके जो आविष्कारक है, शुष्क सेल के जो आविष्कारक है वो कौन से वैज्ञानिक है, लैक्लांशे नामक वैज्ञानिक है। और लैक्लांशे नामक वैज्ञानिक ने इस शुष्क सेल की क्या की थी, आविष्कार किया था, इनकी खोज की थी। ओके, तो इसी कारण शुष्क सेल को कभी कभी क्या कहते हैं, लैक्लांशे सेल भी कहते हैं। तो यदि कारण पूछा जाए कि शुष्क सेल को लैक्लांशे सेल क्यों कहा जाता है, तो कारण एक ही है कि लैक्लांशे नामक वैज्ञानिक ने इस शुष्क सेल का क्या किया था, आविष्कार किया था, जिस कारण शुष्क सेल को हम लैक्लांशे सेल भी कहते हैं। ये आपकी कुछ महत्वपूर्ण बात थी। अब देखिए, शुष्क सेल की हम संरचना की बात करेंगे कि वास्तव में इसकी संरचना होती कैसे। तो देखिए, संरचना इसकी कैसी रहती है, इस प्रकार से। देखिए, इस प्रकार से एक पात्र होता है। क्या होता है, इस प्रकार से पात्र होता है। और ये जो पात्र होता है ना, वो किसका बना होता है, आपका जिंक का बना होता है। शुष्क सेल में एक इस प्रकार का पात्र रहता है और इस पात्र जो रहता है वो किसका बना रहता है, जिंक का बना रहता है। और ये जो आपका पात्र है ना, वो किसकी भांति कार्य करता है, एनोड की भांति कार्य करता है। किसकी भांति कार्य करता है, एनोड की भांति कार्य करता है। तो चौथी महत्वपूर्ण बात क्या हो गई कि शुष्क सेल में जो आपका एनोड रहता है वो इस प्रकार का पात्र होता है, जो कि किससे मिलकर बना होता है, आपके जिंक से मिलकर बना होता है। और क्या होता है, यहाँ पर इस प्रकार की ग्रेफाइट की छड़ होती है। क्या होती है, इस प्रकार से आपकी ग्रेफाइट की छड़ होती है। ये इस प्रकार से क्या होती है, आपकी ग्रेफाइट की छड़ होती है। और ये जो ग्रेफाइट की छड़ होती है ना, वो कैथोड की भांति कार्य करती है। किसकी भांति, कैथोड की भांति। एनोड की भांति कौन व्यवहार करता है, जिंक। और आपके कैथोड की भांति कौन व्यवहार करता है, ग्रेफाइट की छड़ व्यवहार करती है। अब देखिए, ये जो आपकी ग्रेफाइट की छड़ है, इसके चारों ओर क्या भरा रहता है, चूर्ण भरा रहता है। क्या भरा रहता है, इसे चूर्ण भरा रहता है। किसके चारों, ग्रेफाइट की छड़ के चारों ओर। और वो जो चूर्ण भरा रहता है ना, वो होता है आपके MnO2 का और किसका, कार्बन का। मतलब मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का ग्रेफाइट की छड़ के चारों ओर, जो कि कैथोड की भांति कार्य करता है, क्या भरा रहता है, चूर्ण भरा रहता है। अब देखिए, ये जो आपका जिंक का पात्र है जो कि एनोड की भांति कार्य करता है, और ये जो क्या है आपका चूर्ण भरा हुआ है, इसके मध्य एक पेस्ट भरा रहता है। क्या भरा रहता है, पेस्ट भरा रहता है। इस प्रकार से क्या भरा रहता है, पेस्ट भरा रहता है। और जो वो आपका पेस्ट रहता है ना, वो दो लोगों से मिलकर बना होता है। पहला होता है वो ZnCl2 अर्थात जिंक क्लोराइड, प्लस दूसरा होता है आपका अमोनियम क्लोराइड अर्थात NH4Cl। ओके, तो इस प्रकार से इस शुष्क सेल की संरचना होती है। सबसे पहली बात, इसमें जो आपका एनोड रहता है वो जिंक का इस प्रकार से पात्र होता है। इसमें ग्रेफाइट की छड़ होती है जो कि इस प्रकार से व्यवस्थित होती है। और ये किसकी भांति कार्य करती है, कैथोड की भांति कार्य करती है। इस ग्रेफाइट के छड़ के चारों ओर एक चूर्ण भरा रहता है जो किसका बना होता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का। अब इस चूर्ण और इस पात्र के बीच में क्या भरा रहता है, पेस्ट भरा रहता है। और जो पेस्ट भरा रहता है वो किसका रहता है, जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड अर्थात ZnCl2 और NH4Cl से मिलके बना होता है। तो ये बेसिक हो गई इसकी संरचना, और ये हो गई इसके बारे में कुछ खास बातें। अब हम देखिए, ये जो आपका सेल है वो कैसा है, विद्युत रासायनिक सेल है। मैं आपको बता चुका हूं। तो कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी। अब वो जो रासायनिक अभिक्रिया कहाँ होगी, एक तो आपके एनोड में होगी और कैथोड में होगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एनोड में। सबसे पहले हम किस में बात करेंगे, एनोड पर कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है। देखिए, जो आपका एनोड है, एनोड क्या है आपका, जिंक का पात्र है। तो क्या होता है, जो आपका जिंक रहता है ना, वो क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉनों का दान कर देता है और Zn2+ के रूप में कहां पर चले जाता है, आपके विलयन में चले जाता है। क्या होता है, जब आपका जिंक रहता है वो 2 इलेक्ट्रॉन का दान करता है Zn2+ के रूप में इस
पेस्ट में आ जाता है। ओके, तो ये अभिक्रिया होती है आपकी एनोड पर। अब हम बात करेंगे कि कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है। यदि हम बात करें कैथोड की, तो देखिए क्या होता है, कैथोड के चारों ओर जो चूर्ण है आपका वो किसका है, MnO2 और कार्बन का है। तो MnO2 क्या करता है, अभिक्रिया करता है आपका, क्या करता है, MnO2 अर्थात मैग्नीज डाइऑक्साइड, कार्बन नहीं करता है। साथ ही साथ NH4Cl, जो आपका NH4Cl है वो दो भागों में टूट जाता है, NH4 प्लस Cl माइनस में। तो ये जो आपका NH4 प्लस होता है ये भी अभिक्रिया करता है, और इसके हम कितने लेते हैं, 2 आयन लेते हैं। ये दोनों ही क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं आपका, मैग्नीज डाई हाइड्रोक्साइड MnOH का होल ट्वाइस प्लस क्या बनाते हैं आपका 2NH3 बनाते हैं, जो कि क्या होती है, एक प्रकार से आपकी गैस होती है। तो कैथोड पर मैग्नीज डाइऑक्साइड और NH4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके मैग्नीज डाई हाइड्रोक्साइड और अमोनिया गैस का निर्माण करते हैं। ओके, तो बेसिकली एनोड पे यह अभिक्रिया होती है और कैथोड पे ये वाली अभिक्रिया होती है। अब यहाँ पर आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि एनोड की अभिक्रिया तुम याद कर लेंगे, बहुत आसान है। कैथोड की अभिक्रिया किस प्रकार से याद करेंगे, तो देखिए इसके लिए अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। वो ट्रिक कैसी है कि आपको 2NH4 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन को काम मिलाना है। ओके, केवल 2NH4 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन को काम मिलाना है। पूरी अभिक्रिया आपको मैं भी याद करा दूंगा। देखिए सबसे पहले देखिए NH4 प्लस किस प्रकार बना होगा, NH3 ने जब अभिक्रिया किससे की होगी, H प्लस से की होगी। जब आपकी NH3 ने H प्लस से अभिक्रिया की होगी तब NH4 प्लस बना होगा। यदि मैं 2NH4 प्लस लू तो यहाँ पर 2NH3 आ जाएगा, 2H प्लस आ जाएगा। अब क्या हो रहा है, 2NH4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, तो मैं इसे 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करवा देता हूँ, तो 2H प्लस भी क्या कर लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। तो देखिए जैसे आपका 2NH3 जैसा का वैसा रहेगा, जैसे आपका 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा तो वो क्या बना लेगा, H2 बना लेगा। मतलब जब आपका 2NH4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से अभिक्रिया करता है तो 2NH3 बनता है, जो कि आप देख सकते हैं। अब बात आती है H2 कहां गया, यहाँ तो H2 आ ही नहीं रहा है। तो देखिए जो आपका H2 है ना, देखिए क्या था आपका MnO2, तो अभी तक तो काम ही नहीं है। तो क्या करता है, जो MnO2 है यहां से जो आपका क्या बनता है, H2 होता है। इस H2 को क्या कर लेता है, MnO2 ग्रहण कर लेता है और क्या बना लेता है आपका MnOH का होल ट्वाइस। देखिए ऑक्सीजन भी 2, H भी 2 और यहाँ भी है वास्तव में। तो इस प्रकार से अभिक्रिया को याद कर सकते हैं। 2NH4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 2NH3 H2 देता है, 2NH3 यहाँ आ जाता है। अब ये जो 2 H2 है वो किसके द्वारा ग्रहण कर ले जाते हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड के द्वारा ग्रहण कर ले जाते हैं। तो बेसिकली कैथोड पर इस प्रकार की अभिक्रिया होती है कि एनोड पर जिंक 2 इलेक्ट्रॉन का दान करता है और Zn2 प्लस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को मैग्नीज डाइऑक्साइड और 2NH4 प्लस द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, जिससे कि मैग्नीज हाइड्रोक्साइड और अमोनिया गैस का निर्माण होता है। और आपका जो शुष्क सेल है वो आसानी से क्या करता है, काम करना स्टार्ट कर देता है। अब देखिए बेसिकली ये जो आपकी कौन सी गैस है, NH3 गैस है। कौन सी गैस है, NH3 गैस है। ये क्या करती है, इस सेल का दाब बढ़ाती है। जैसे जैसे NH3 गैस बनते जाएगी कैथोड की अभिक्रिया के पश्चात जैसे जैसे बनते जाएगी तो इस सेल का क्या होते जाएगा, दाब बढ़ता जाएगा। तो इसी दाब को कम करने के लिए कि ये दाब ना बढ़े, क्या होता है, ये जो आपका Zn2 प्लस है ना, ये जो आपका Zn2 प्लस है वो 2NH3 से अभिक्रिया कर लेता है। क्या कर लेता है, 2NH3 से अभिक्रिया कर लेता है और एक उप सहसंयोजी यौगिक का निर्माण करता है इस प्रकार से 2 प्लस। ये क्या आपका उप सहसंयोजी यौगिक, जिससे कि अब जो आपका सेल है उसमें अमोनिया का दाब नहीं बढ़ पाता है, आपका सेल आसानी से कार्य करते रहता है। तो बेसिकली NH3 के प्रभाव को कम करने के लिए, ताकि दाब न बढ़ा पाए, जो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन को दान करके Zn2 प्लस के रूप में परिवर्तित हुआ था, यही जिंक 2 प्लस इस 2NH3 के साथ अभिक्रिया करके एक उप सहसंयोजी यौगिक बनाता है ZnNH3 2 प्लस। एक प्रकार उप सहसंयोजी यौगिक है। इनके बारे में हमें चैप्टर नंबर 9 में डिटेल से अध्ययन करना है। ओके, तो इस प्रकार से एनोड पे यह अभिक्रिया हुई, कैथोड पे यह अभिक्रिया होगी और इस सेल आपका कार्य आसानी से करने लगा। जिंक ने भी अपनी भूमिका निभा दी, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। हाँ, अब देखिए जैसे जैसे ये वाली अभिक्रिया होगी सेल आपका काम करेगा। जैसे अभिक्रिया नहीं हो पाएगी किसी भी कारण से,
किस कारण से? या तो आपका NH4Cl खत्म हो जाएगा, आपका ZnCl2 कम हो जाएगा, मात्रा कम हो जाएगी, या आपके MnO2 की मात्रा जैसे जैसे कम होते जाएगी, इन सब की मात्रा जैसे जैसे कम होते जाएगी, ये अभिक्रिया भी धीरे धीरे कम होते जाएगी, और जैसे जैसे अभिक्रिया कम होते जाएगी वैसे वैसे जो आपका सेल है वो भी क्या कर देगा, काम करना धीरे धीरे कम कर देगा, और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, सेल पूरी तरह डिस्चार्ज हो जाएगा, अब ये कोई भी काम का नहीं रहेगा। तो शुष्क सेल प्राथमिक सेल है, प्राथमिक बैटरी है, तो इसे हम पुनः यूज में नहीं ला सकते। तो जैसी अभिक्रिया रुक जाएगी तो यह डिस्चार्ज हो जाएगा, इसे हम पुनः काम में नहीं ला सकते। तो बेसिकली हो गया शुष्क सेल की 3 महत्वपूर्ण बिंदु, ये हो गई उसकी संरचना, और ये जो मेन अभिक्रिया होती वो हो गई। अब एक बात याद रखिएगा कि जो आपका शुष्क सेल होता है ना, इसके द्वारा जो हम विभव प्राप्त कर सकते हैं वो अधिकतम कितना प्राप्त कर सकते हैं, 1.5 तक का वोल्टेज हम प्राप्त कर सकते हैं इस शुष्क सेल के द्वारा। अब बात आती है इसके उपयोग की। तो देखिए इसका जो उपयोग है ना वो हम कहाँ करते हैं, घड़ियों में करते हैं, साथ ही साथ किस में करते हैं, ट्रांजिस्टर में करते हैं। किस में करते हैं, ट्रांजिस्टर में करते हैं। अब देखिए इस शुष्क सेल का एक दोष भी है, एक दोष भी है, और वो दोष कैसा कि देखिए क्या होता है, जैसे आपका शुष्क सेल है ना काम करना बंद कर देता है ना, उसके बाद जो ये NH4Cl है ना वो क्या करता है, शुष्क सेल से बाहर निकलने लगता है। किससे बाहर निकलने लगता है, शुष्क सेल से बाहर निकलने लगता है। और यदि शुष्क सेल से NH4Cl बाहर निकलना प्रारंभ कर देगा तो शुष्क सेल को यदि हमने घड़ी में से नहीं हटाए, देखिए आपकी एक प्रकार की घड़ी है, उस घड़ी में हमने किसका उपयोग किया, शुष्क सेल का उपयोग किया। शुष्क सेल जानते हैं किस प्रकार से होता है, वो कुछ इस प्रकार से होता है, आपने देखी भी होगी, रिमोट में भी साधारणतः इसका उपयोग करते हैं। इस प्रकार के रहते हैं शुष्क सेल। तो शुष्क सेल जैसे काम करना बंद कर देता है तो यहाँ से NH4Cl निकलने लगता है। अब यदि NH4Cl निकलेगा, वो क्या है, एक लिक्विड है, द्रव है, एक प्रकार का जल जैसा पदार्थ है, तो वो क्या करेगा, जो आपकी घड़ी है, रिमोट है, ट्रांजिस्टर है, वहां पे क्या करेगा, फैलना स्टार्ट करेगा, जिससे कि जो आपकी घड़ी है, ट्रांजिस्टर है, या फिर हम बोल सकते हैं आपका रिमोट है, वो क्या कर देगा, काम करना बंद कर देगा। तो सबसे बड़ी दोष यही है कि जैसे ही काम करना बंद कर देता है तो चुपचाप बैठ रहना चाहिए ना। तो ये ऐसा भी नहीं करता, ये अपने आप क्या करता है, NH4Cl निकालने लगता है, जिससे कि यदि इसे हमने उपकरण में लगाते रख दिए तो NH4Cl का रिसाव होगा और वो पूरे उपकरण में फैल जाएगा, जिसके कारण जो आपका क्या है, उपकरण बर्बाद हो जाएगा। मतलब उसे आप पुनः, सेल को तो छोड़िए, आप उपकरण को भी पुनः यूज में नहीं ला सकते, फिर आपको सुधारना पड़ेगा उसे, यदि सुधर सके तो इसका सबसे बड़ा दोष है, हम तो डूबेंगे साथ ही साथ तुम्हें भी डूब ले जाएंगे। अर्थात यदि आपका शुष्क सेल काम में आना बंद हो गया है तो इसे क्या कीजिए, निकाल कर बाहर फेंक दीजिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये क्या करेगा, NH4Cl का रिसाव तो करता ही है, तो आपके उपकरण में फैल जाएगा, आपका उपकरण भी काम का नहीं रहेगा। तो सबसे बड़ा दोष इसका यही है। तो आज के वीडियो में शुष्क सेल के हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात की जो काफी इंपॉर्टेंट है, संरचना के बारे में बात किया, इनके अभिक्रियाओं के बारे में बात की, किस प्रकार से आप याद रख सकते हैं उनके बारे में अध्ययन किया, उसके बाद इनका उपयोग क्या है, इसका दोष क्या है, इससे हम कितना विभवांतर प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।